हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोटेक्निक में से एक है, इसको पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएमआर सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइन लिख रही हूँ, याद रखेंगे इसको भी, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इंटरैक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लाइन लिख देते हैं कि इन दिस टेक्निक इंटरैक्शन क्या है, ये इंटरैक्शन है किसका, इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, किसके साथ, रेडिएशन विद मैटर, विद मैटर। ओके, क्या स्टडी करते हैं हम यहाँ पर, हम स्टडी करते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने स्ट्रक्चर लगाया है। इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है रेडिएशन टाइप, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर ये जो वेव दिखाई दे रही है, ये सब वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। तो जब भी आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ बढ़ेंगे, रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ बढ़ेंगे, वेवलेंथ आपको हमेशा कम होती हुई दिखाई देगी और फ्रीक्वेंसी उसके अपोजिट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जहाँ पर भी याद रखेंगे, जब भी पार्टिकल या वेव चलती है तो एक टाइम तक जाते जाते, दूर जाते जाते उसकी वेवलेंथ तो बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटने लगती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे, रेडियो वेव से गामा रेज तक जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है। उल्टा कर दो, गामा रेज से रेडियो वेव तक आएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं, लिख दो इस समय यहाँ पे, कि जब भी जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ेगी, एनर्जी हमेशा कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी हमेशा कम हो जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखो, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना चाहो, नोट कर लो, कि जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर अगर इससे पूछा जाए तो याद रखना, वेव नंबर हमेशा वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो तुम लोगों को जो वेव्स दिखाई दे रही है ना, इन पर्टिकुलर वेव से डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि किस रेज में, कौन सी रे किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आती है। तो लिख लो यहाँ पर, एक एक करके बात कर लेते हैं फटाक से। जो एक्स रेज होती हैं, तो एक्स रेज में क्या होता है, जो एक्स रेज होती हैं उसमें एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी होती है। क्या होती है, एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी। ये तो सिंपल है, नाम तो आ ही रहा है उसमें, एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी, याद रखना। अगला हम लिख सकते हैं गामा रेज, गामा रेज ले लो। जो गामा रेज होती हैं उसमें परफॉर्म होती है सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर। ठीक, याद रखेंगे। थर्ड देखो, यूवी विजिबल। देखो मुझे मालूम है कि इस सिस्टम में मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे लगता है, पता नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट में कि आपको समझ में आ रही है मेरी राइटिंग या फिर मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूं। सो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा गाइज। यूवी विजिबल जो है, उसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अगले देखो, यूवी में क्या होता है, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इंफ्रारेड में क्या होता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये याद करना ही पड़ेगा। माइक्रोवेव्स, ये याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ESR बोलते हैं, चाहे इसी को आप क्या बोल लो, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल या ESR। अगला है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव, ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या है कि जितनी भी वेव्स मैंने आपको बताई हैं कि ये जो रेज हैं ये इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती हैं, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका भी तो कोई ना कोई फंक्शन होगा ना। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के फंक्शन के बारे में देखते हैं कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो फंक्शन की बात करेंगे तो मान लेते हैं, चलो हमने यहाँ पर सेंटिलेशन काउंटर के बारे में बात की, ठीक है। चलो सेंटिलेशन काउंटर, एक रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से कि जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ और जो भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है या आपको लगता है कि मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, सो प्लीज़ अगर आप मुझे बताएंगे कि मुझे कुछ इस तरीके से, मतलब आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ अभी। सो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। प्लीज़ ओके, जो भी प्रॉब्लम या अगली बार आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे डाल सकती हूँ, ठीक है। फिलहाल तो हम DBT के लिए मैं ये चीज़ें कर रही हूँ कि DBT के एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ में है, तो मैं DBT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सेंटिलेशन काउंटर जो है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेंटिलेशन काउंटर में हम रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट, रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट का काम करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट का काम करते हैं। अगला जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है उसका क्या काम होता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इसमें हम सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, जो बायोमॉलिक्यूल जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं डिटेक्ट सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये हम फाइंड कर सकते हैं। और बेटा ध्यान से कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्सरे, NMR, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्सल है, यहाँ से सवाल हमेशा बनते हैं, ठीक है। अगला जो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इससे हम क्या करते हैं? इससे हम रिएक्शन काइनेटिक्स और मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मॉलिक्यूल्स का कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूल, याद रखिएगा इसको, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में काम करता है, बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, ठीक है बेटा। आगे देखो NMR, तगड़ा है ये भी,
इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी स्ट्रक्चर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल। डन। अगला ESR, इसमें फ्री रेडिकल एनालिसिस होती है, फ्री रेडिकल एनालिसिस करते हैं हम, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, ऑफ किसकी, मेटेलो प्रोटीन्स की, मेटेलो प्रोटीन्स, ओके, ठीक है। अब गौर से सुनो, जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कभी भी बात करते हैं, याद रहे दो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, अभी बताई थी कि हमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन, इन दोनों के बारे में पता करना होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें हम क्या मेज़र करते हैं, इसमें हम मेज़र करते हैं एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो अपनी एक्साइटेड स्टेट को अटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या फाइंड करते हैं इसमें, हम आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर मेज़रमेंट लिख लो, मेज़रमेंट, चलो मेज़रमेंट ही लिख लो, मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी टू अटेन excited state, ओके। इमिशन, ऐसी एनर्जी, मतलब जब एमिशन का मतलब ही क्या होता है, एमिशन का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है। तो जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है, उस एनर्जी की मेजरमेंट को हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। तो एनर्जी निकलेगी कब, एनर्जी जब निकलेगी जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, दैट मीन्स जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो जो एनर्जी इमिट हो रही है उसी को हम मेजरमेंट को एमिशन में हम देखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसको। तो एनर्जी एमिटेड, यहाँ लिखना पड़ेगा, एमिटेड व्हेन मॉलिक्यूल attain ground state, कहाँ से, from their excited state, from their excited state, समझे। तो जब याद रखो, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, तो जो एनर्जी उसको चाहिए, जो एनर्जी हम मेज़र करते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मतलब उस एनर्जी को, मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसमें एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। और इमिशन में क्या होता है, जब वो अपनी हायर स्टेट से डाउन स्टेट में आता है, तो यहाँ जो एनर्जी इमिट होती है उसकी मेजरमेंट को हम किस में पढ़ते हैं, इमिशन में पढ़ते हैं। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ देखो, हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखा जाए तो। चलो, अब मान लो यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, इसको एनर्जी मिली, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी, रेडिएशन के थ्रू मिलेगी, कोई तो रेडिएशन दी गई होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ये तो हो गया किसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। एक डायग्राम हम यहाँ पर एक और बनाते हैं, देखो यहाँ तक जा सकता है। चलो अब देखो, यहाँ मान लो कोई मॉलिक्यूल है, रेडिएशन मिला, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसको कोई रेडिएशन मिल रही होगी, इसको हम बोलते हैं ये इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी ना, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बेटा, एक्साइटेशन वेवलेंथ, ठीक है, एक्साइटेशन वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, क्यों,
क्योंकि हमने शुरू में दी है अभी इसको, ये जो अभी जो हमने रेडिएशन दी है वो फर्स्ट रेडिएशन है ताकि एक्साइटेड स्टेट में जा सके, तो इसको हम इसकी एक्साइटेड वेवलेंथ और एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर एनर्जी का एमिशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई वेवलेंथ होगी, तो इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं एमिशन वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? इमिशन वेवलेंथ। और यहाँ जो एनर्जी होगी वो इसके कंपैरिजन में कितनी होगी? कम होगी। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो इमिशन वेवलेंथ है, जो यहाँ पे लिख देती हूँ, जो इमिशन वेवलेंथ है वो हमेशा एक्साइटेशन वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, एक्साइटेशन वेवलेंथ से ज़्यादा होगी। लेकिन जो एनर्जी होगी ना बेटा, वो हमेशा एक्साइटेड वेवलेंथ की ज़्यादा होगी। और इमिशन जो होगा उसमें एनर्जी कम होगी और एक्साइटेशन में एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा, इमिशन का वेवलेंथ ज़्यादा और एक्साइटेशन का वेवलेंथ कम। ठीक है, अगला देखो। अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है, यहाँ से शुरू होता है खेल, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, या कह सकते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसमें एक प्रिंसिपल लगता है और यही हमको पढ़ना है, बियर लैम्बर्ट लॉ का। याद रखेंगे इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? ये ऐसा है बेटा, अभी आपको बताया जाएगा, मतलब अब आगे हो सकता है कि आप जब भी कहीं प्रैक्टिकल करने जाएं तो हो सकता है ये प्रैक्टिकल आपसे कराया जाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इसको देख चुके होते हैं अच्छे से। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर एक कोई सोर्स है, मान लो लाइट का। इस सोर्स ऑफ लाइट से हमने लाइट को इंसिडेंट करना है किस पर? जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर कोई मैटर है, अब इस पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया। ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइट दिखाती है उसको हम I0 से दिखाते हैं। जो इंसिडेंट लाइट है उस इंसिडेंट लाइट को हमने I0 से दिखाया। अब जब ये इंसिडेंट लाइट इस पर पड़ेगी तो ये एक इतना पाथ कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इसको हम बोलते हैं, जो लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट। अब इस ट्रांसमिटेड लाइट को हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इस ट्रांसमिटेड लाइट को हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। किससे? डिटेक्टर से। डिटेक्टर से हमने इसको मेज़र कर लिया। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है पाथ लेंथ L। क्या है? L, पाथ लेंथ। ठीक है, अब इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैं एक बात बताने वाली हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन है ये क्या बताता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो, जो भी आपने उस टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूट भर रखा था, जो भी सॉल्यूशन भर रखा था, उसमें कुछ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। तो एब्जॉर्प्शन हमेशा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सॉल्यूट हम हमेशा किस में लेते हैं? मोल पर लीटर में, तो याद होगा ही होगा। फिर हम याद करते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो पाथ लेंथ जो है, जिसको हम L से दिखाते हैं, पाथ लेंथ ऑफ लाइट ट्रैवल्ड थ्रू सॉल्यूशन, इसको हम सेंटीमीटर में देखते हैं। मतलब L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? A। याद रखेंगे, ये हमेशा जो एब्जॉर्बेंस होता है वो हमेशा यूनिट लेस होता है। ठीक है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और L। अब जब आप इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा CL। ठीक है, याद रखो इस चीज़ को।
अब ये जो ई आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ई एप्सिलॉन की फॉर्म होती है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकती हूँ मैं, आगे लिख लीजिए। ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल, ठीक है। जो ये है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलार एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? मोलार एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा कब? जब कंडीशन कुछ ऐसी हो कि लैम्डा जो है वो दोनों साइड सेम हो, ठीक है। टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब मेंटेन्ड होना चाहिए। और जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। ये बात आप याद रखो। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देख लो, जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सी और एल के। और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था अभी, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट सी और एल। इससे आपके सवाल बनेंगे बेटा, याद रखना, ठीक है। अब यहीं पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ट्रांसमिटेंस का। किसका? ट्रांसमिटेंस का। जो ट्रांसमिटेंस है इसको हम दिखाते हैं किससे? टी से दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आई बाय आई नॉट। अभी आपको बताया गया था आई नॉट का, आई नॉट क्या है और आई क्या है, ठीक है। तो टी अगर आई बाय आई नॉट है, और ये याद रखना है कि हमेशा एक में से निकाला जाता है। टी किस में से निकाला जाता है? एक में से निकाला जाता है, ठीक है। जब भी आप फाइंड करेंगे 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस, ये एब्जॉर्बेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ट्रांसमिटेंस के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ट्रांसमिटेंस के। तो आप एक का निकालेंगे जब भी, एब्जॉर्बेंस निकालेंगे जब भी, क्या आएगा? आई नॉट बाय आई, आई नॉट बाय आई, ठीक है। ये याद रखोगे। तो अगर आप पहले तो इसको इतना इतना पढ़ लो, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। याद रखना आई नॉट क्या है हमारा? आई नॉट है इंसिडेंट लाइट, और जो आई है वो क्या है हमारा? ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। इससे इस पे बेस सवाल आ जाते हैं, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है, इतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आपके सवाल पक्का बनेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।